नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और एक बड़ी चर्चा चलती है कि लार्ज कैप स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं, तो फंड का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा होगा। मिड कैप में बहुत तेज़ी है, बीच बीच में झटके लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं चल रहे हैं, क्या गेम है इसका, किस तरीके से मूव करेंगे और इनके पीछे फंड मैनेजर्स की सोच क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है जिसमें हम बातचीत करेंगे और उसी के फंड मैनेजर शैलेश राजभान जी हैं जो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के CIO हैं। इनसे समझेंगे। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आप हमारे शो में अक्सर आते रहते हैं और हम लोगों को ज्ञानवर्धन भी करते हैं, साथ ही प्रोत्साहित करते हैं कि वेल्थ क्रिएशन के लिए एक सेफ अच्छा तरीका चुनना चाहिए। मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग जंक्चर पर शैलेश जी इस समय खड़ा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें हो रही हैं। आपको क्या अच्छा लग रहा है इस समय मार्केट में और क्या हो रहा है? अगर आप मार्केट में देखेंगे कि बहुत सारे चीज जो हो रहे हैं और ये नॉर्मल नहीं है, इन द सेंस आप देखेंगे कि यूएस का इंटरेस्ट रेट्स जनरली सिग्निफिकेंटली हाई है एंड इट्स स्टेइंग हायर लाइक दैट। आप देखेंगे कि द जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत सारे एंगल्स हो गए हैं। इनफैक्ट रिसेंट जो मिडिल ईस्ट में भी चैलेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस। सो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है इन टर्म्स ऑफ सर्टेनिटी, और जहां पर सर्टेनिटी कम होता है वहां पे ग्रोथ रेट स्लो डाउन होता है। सो देयर इज जनरल एक्सपेक्टेशन के ग्लोबल ग्रोथ थोड़ा वीक रहेगा बिकॉज ये सब डेवलपमेंट्स है विच जनरली आर नॉट वेरी गुड फॉर जल्दी से आप डिसाइड करें या एग्रेसिव ग्रोथ प्लान करें। सो ये एनवायरमेंट है। इवन अगर आप इंडिया में भी देखेंगे तो हम एक इलेक्शन पीरियड से जा रहे हैं, रूरल ग्रोथ थोड़ा वीक है, whereas दूसरे पॉकेट्स में रिफॉर्म्स या लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी बिल्ड हुई है, बट नियर टर्म ग्रोथ इज थोड़ा वीक है। तो ये सब कंडीशंस के कारण मार्केट दुविधा में है और दो तीन तरीके के व्यूज आ रहे हैं। एक प्राइमरली हमें इस एंगल से जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बाजार में, उससे ये लग रहा है कि मार्केट में बहुत सारा डिसलोकेशन है। सो सर्टन एरियाज में बहुत बुलिशनेस है, यूफोरिया है, सर्टन एरियाज में सेंसिबल वैल्यूएशंस आ गए हैं जहां पे नियर टर्म मोमेंटम नहीं है। सो वेरी इंटरेस्टिंग मोड पे मार्केट है। सो अगर राइट चॉइसेस ये टाइम पे अगर कोई इन्वेस्टर ले सकता है फ्रॉम 3-4 ईयर काइंड ऑफ टाइम फ्रेम, आई थिंक मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज हमें एमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। जी, तो शैलेश जी, जैसे आपने जिक्र किया कि एक अनसर्टेन टाइम में हम हैं और उसमें 3 बड़ी घटनाएं हो रही हैं इस समय देश में क्या मतलब दुनिया में हो रही है, जिसका असर हमारे ऊपर भी है। एक तो US में ब्याज दरों का मसला है, दूसरा खाड़ी में एक टेंशन चल रही है इजराइल और हमस के बीच में, तीसरा हमारा देश चुनावों के दौर से गुजर रहा है, पहले 5 राज्यों के, उसके कुछ ही महीनों बाद नेशनल इलेक्शंस। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी घटना है जो हमारे बाजार को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है और आगे भी अगले 4-6 महीने करेगी? ये 3 चीजें अगर आप प्राइमरली देखेंगे, इंटरनेशनल इवेंट्स का सब में ज्यादा इम्पैक्ट है बिकॉज डोमेस्टिक में अपना लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ या बड़े जो रिफॉर्म हुए पिछले 5-10 साल में, वो सब पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं इकोनॉमी को, इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है। बट जो आपको चैलेंज है वो इंटरनेशनल साइड से एमर्ज हो रहा है। एंड इंडिया अगर आप देखेंगे ओवरऑल दुनिया का 3% हिस्सा है, तो ग्लोबली बड़ा चेंज होता है तो उसका रिपरकशन इंडिया में भी आने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं। सो इंटरनेशनल इवेंट्स जैसा कि हायर इंटरेस्ट रेट्स और ये जियोपॉलिटिकल, ये 2 इवेंट्स 6-8 महीने में मैटर डेफिनेटली करेंगे इंडिया के। जी शैलेश जी, बहुत ही दिलचस्प मोड़ है इस समय मिड कैप और लार्ज कैप के बीच में। बड़ी डिबेट्स चलती हैं, मज़ेदार टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं, तरह तरह के लोग बातें करते हैं। आप जैसे सीजन्ड लोगों से हम समझना चाहते हैं कि ये जो इस समय हमारे देश में लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप स्मॉल कैप चल रहा है, एक तो ये क्या इससे पहले कभी इस तरह के बैलेंस में खराबी हुई है वैल्यूएशन को लेकर के या अप्रोच को लेकर के, या बहुत ज़्यादा लोग उधर की तरफ इंटरेस्टेड हैं, या ये एकदम नया फिनोमेना है? इसके बीच में आप कैसे इसको इनकैश करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज है मार्केट का, जहां पे एक सेट ऑफ स्मॉलर कंपनीज में बहुत ज्यादा यूफोरिया या एक्शन है, बहुत ज्यादा फ्लोज जा रहे हैं और वहां पे मोमेंटम होने के कारण सिग्निफिकेंट रिटेल पार्टिसिपेशन, HNI पार्टिसिपेशन भी आया है। एक दूसरा कैटेगरी है जहाँ पे लार्ज कैप, वहां पे FI सेलिंग चल रही है, वहां पे देयर इज परफॉर्मेंस, वो कैटेगरी का उतना अच्छा नहीं है पिछले 2-3 साल से, तो उसके कारण वहां के वैल्यूएशन अच्छे हो रहे हैं बट किसी को वहां पे ज्यादा कैपिटल लगाना नहीं है। ऐसे फेजेस वेरी नॉर्मल है, हर 3 साल 4 साल आते हैं।
एंड इसके आने के कई कारण हैं कि नियर टर्म ओनरशिप कभी ज्यादा हो जाता है लार्ज कैप में फॉरेन इन्वेस्टर्स का या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप में कहां पर अगर आप देखेंगे कि फ्लोज, सो पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप के फ्लोज टू द इंडस्ट्री आल्सो आर मच लेसर। सो इनके कारण डेफिनेटली ये फेजेस आते हैं, बट हमने देखा है जहां पर भी ऐसा फेज आता है जहां पे स्टॉक प्राइसेस 30, 40, 50% एक महीने में मूव होते हैं, जो कि बिलो $1 बिलियन मार्केट कैप कंपनीज, बिलो 5,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनीज में बहुत ज्यादा हो रहा है। डेफिनेटली वहां पे कोरिया और रिस्क बिल्ड हो रहा है, और जहां पे किसी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वहां पे सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएट हो रहा है या सेंसिबल वैल्यू क्रिएट हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें इन दिस कंस्ट्रक्ट अगर आप देखेंगे, ये सब लार्ज कंपनीज जो पिछले 2 साल से 3 साल से 4 साल से परफॉर्म नहीं किए हैं, ये कंपनीज एक्चुअली ब्लू चिप्स थे 4 साल पहले। सो हर एक के पोर्टफोलियो में दीज यूज्ड टू बी द मोस्ट वांटेड और मोस्ट ओल्ड कंपनी, जब वहां पे किसी को पीएसयू लेना नहीं था, आज यहाँ पे किसी को पीएसयू बेचना नहीं। सो ये शिफ्ट बाजार में हो रहे हैं विच आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, इज व्हाट इन्वेस्टर्स कैन एक्चुअली लुक आउट फॉर। सर ये सही कहना, 2-3 साल हो गए और बहुत सारे लोग हम लोग से पूछते हैं, हम लोगों से क्वेरी आती है कि अरे भाई कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करें, और उधर इतना वैल्यूएशन हो गया, इतना महंगा हो गया है कि डर भी लगता है उनको। क्या जब तक एफआईआई नहीं लौटेंगे ये लार्ज कैप नहीं चलेंगे क्या? एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स डजंट डिफाइन एनी कैटेगरी। यहाँ पे अगर वैल्यूएशन सेंसिबल हो जाएंगे और यहाँ का इंडिया का ग्रोथ या इंडिया की एक, जैसा हम बात कर रहे थे अगले 3-6 महीने में जो चैलेंजेस मैक्रो एंड डोमेस्टिक माइट बी देयर, ये जैसा मूव आउट होगा, इन्वेस्टर्स विल अगेन कम बैक टू वेयर सेंसिबल वैल्यूएशंस आर, और लार्ज कैप में आज सेंसिबल वैल्यूएशंस है। इनफैक्ट एज एन इन्वेस्टर हमें अच्छी चीज सस्ते में मिलती है तो देयर इज अ वरी, राइट, बट दैट इटसेल्फ इज द अपॉर्चुनिटी। आज के दिन जो जिस शेयर और जिस कैटेगरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं वहीं पर सब में ज्यादा वैल्यू मिलता है, और जहाँ पे सब बात कर रहे हैं वो यूफोरिया होता है और वहीं पे रिस्क होता है। सो यू आर गेटिंग रिलेटिवली लोअर रिस्क इन लार्ज कैप एट सेंसिबल प्राइसेस, एंड अगर दुनिया में नॉर्मलाइजेशन आ जाए, द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज गाइज आल्सो कमिंग फॉर उनका रीजनेबल परफॉर्मेंस होने का भी पॉसिबिलिटी सिमिलर है। इंडिया का अगले 10 साल का अगर आप देखेंगे, अगर आप वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होना है, आपको स्केल इतना बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा होना है, ये सब के लिए जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट लगते हैं वो लार्ज कैप से ही आते हैं। इनफैक्ट मोस्ट नया एनर्जी ट्रांसिशन, नए एरियाज में जहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये पूरे लार्ज कैप स्पेस के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एंड आई थिंक अगले 10-20 साल का चेंज भी यहीं से आएगा। सो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। 70% इंडिया का प्रॉफिट्स यहाँ से आता है, 70% इंडिया का रेवेन्यूज यहाँ से आते हैं, एंड इनके पास ही कैपेसिटी और कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए। सो अगले 3-6 महीने के जो मैक्रो कंडीशंस थोड़ा इंप्रूव हो जाएंगे या विजिबिलिटी आ जाएगा, तो ये कैटेगरी की अट्रैक्टिवनेस अभी ठीक है, वेल उनके वैल्यूएशन से उससे काफी सेक्टर कैटेगरी काफी अट्रैक्टिव है। जितना प्रॉफिट पूल है पूरे कॉर्पोरेट इंडिया का, उसमें से मोटा मोटी 70% उन्हीं 5, 8, 10 कंपनियों से भी आता है। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और ये पिछले 10-15 सालों से है। उसमें से एक कंपनी है, नाम नहीं लेना चूँकि इस शो में हम लोग स्टॉक की बात नहीं करते, उसने जितना प्रॉफिट कमा के दिया है इंडिया इंक में कंट्रीब्यूशन के तौर पे, वो सबका मिला लीजिए तो आधे से ज़्यादा है। आप सब लोग उसको ज़रूर जानते होंगे जो उसके इन्वेस्टर हैं। लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि जब कंपनी गुड टू ग्रेट हो गई, बहुत बड़ी कंपनी हो गई, बहुत अच्छी कंपनी, कोई इश्यूज़ नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू नहीं, ग्रोथ के इश्यूज़ नहीं, और हर तरीके से वो एक बढ़िया कंपनी हो गई, एक दौर ऐसा आता है, वो हमारे आपकी ज़िंदगी में भी एक दौर आता है जब आप पीक के करीब होते हैं या मेच्योर हो जाते हैं, तब आपके अंदर वो रफ्तार, वो रन रेट नहीं रह जाता। इसलिए वो दिक्कत होती है कि अब पी एक्सपेंशन नहीं हो रहा साहब। अब वो बहुत ही स्लो ग्रोइंग कंपनी है, सेफ है, अच्छी है, लेकिन वो ग्रोथ उसमें अब इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ पी नहीं होता। ये आप लोग लार्ज कैप चूंकि फंड मैनेज कर रहे हैं, तो ये आपको कभी चिंता इस बात की होती है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड इस पॉइंट में मैं 2-3 एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। लार्ज कैप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप में क्लासिफाई होता है, राइट? अगर आप देखेंगे लार्ज कैप का क्लासिफिकेशन 50,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप से स्टार्ट होता है, एंड जो मेगा कैप्स की जो आप बात कर रहे हैं, दे हैव बिकम 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख करोड़। सो ये 50,000 करोड़ से 15 लाख करोड़ अगर हुए हैं तो 30 गुना हुए हैं, राइट? सो ग्रोथ इन लार्ज कैप इज स्प्रेड आउट, इट इज नॉट नेसेसरी खाली लार्ज कंपनीज में है। सो एक ये है कि
लार्ज कैप में भी आपको मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी है, जो 50,000 60,000 करोड़ मार्केट कैप के कंपनीज है, और 10 ईयर 15 ईयर पीरियड आपको 5 लाख 10 लाख 15 लाख करोड़ मार्केट कैप भी हो सकते हैं। सो ग्रोथ इसमें भी बहुत सिग्निफिकेंट है, एक्सेप्ट जहां पे बहुत कम कंपनीज है। इंडिया में मेगा कैप गिनती के 3-4 कंपनीज ही है। एक और एक चीज बताता हूँ, अपन बोलते हैं कि साइज बड़ा हो गया है, एक इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज है। इंडिया के पूरे लार्ज कैप आप एक जगह पे ऐड कर लीजिए, उनका मार्केट कैप एक एप्पल के मार्केट कैप जितना है। एंड अगर आप देखेंगे कि लार्जेस्ट, सो इंडिया इज लार्ज इन आवर माइंड्स, बट आई थिंक अपनी जर्नी काफी लंबी है और काफी स्केल अप हो सकते हैं। बहुत सारे कंपनी इंडिया के जो लार्ज कैप है जनरली ग्लोबल स्केल में मिड साइज ही है और मिड कैप्स ही है, राइट। एंड अभी फॉर द फर्स्ट टाइम लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपनिंग अप, सो दीज कंपनीज हैव अ लॉन्ग रनवे टू ग्रो। एंड अगर आप देखेंगे लार्ज कंपनीज इवन इंटरनेशनली हैव डन रीजनेबली वेल फ्रॉम शेयर होल्डर वैल्यू को जो डिलीवर करते हैं। सो आई थिंक साइज उनको एक कैपेबिलिटी भी देता है, एक एज भी देता है, और एक सस्टेनेबिलिटी भी देता है, जो कि हर एक कंपनी में इंडिया में हो नहीं सकती। सो ये जो यूनिवर्स है 100 लार्ज कैप कंपनीज का, इसमें मटेरियल कंपनीज 50 कंपनी रहेंगे, बड़े साइज के नंबर ऑफ कंपनीज भी है जो स्टिल मटेरियली ग्रो कर सकते हैं 10-20 साल के लिए इंडिया के लिए। एंड हमें लगता है कि इनकी कैपेबिलिटीज ही है नए एरिया में जाने के लिए, नए टेक्नोलॉजी में जाने के लिए, न्यू एनर्जी एरिया में जाने के लिए, और ये सब जगहों पे वैल्यू क्रिएट करने के लिए। चलिए जी, 2019 से प्रिसाइसली हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी का रंग रूप बदल रहा है और उसका स्ट्रक्चर बदला है। पहले जो कन्वेंशनल चलता था कि चले जा रहा एक ही तरीके से, अब वो बदल गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म किए गए हैं जिसने लेट 100 रोजेस ब्लूम, वो वाली बात हो गई। उसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे मिड कैप कंपनीज या नई कंपनीज, एकदम स्क्रैच से शुरू हुई कंपनीज ने धूम मचा दी है, और बड़ी कंपनियां चूंकि एक लेगेसी लेके चल रही हैं, अब वो पैराडाइम शिफ्ट में जाएं भी तो उनका ज़्यादातर धंधा तो वो पुराना टेक्नोलॉजी वाला है, जिसको करें क्या, इम्पेयरमेंट लें तो इतना भारी नुकसान हो जाएगा कि चल नहीं पाएगा। क्या ये भी एक समस्या है क्या बड़ी कंपनीज के साथ, कि उनकी ग्रोथ इसलिए एक मॉडरेट, एक स्लो लेवल पे आ गई, क्योंकि वो एक दुविधा की स्थिति है, मतलब उनकी गलती नहीं है, लेकिन एक जिसको कहते हैं सिस्टमिक प्रॉब्लम आ गई है। ये एक कॉमन परसेप्शन या नैरेटिव है, बट जो ट्रेडिशनल आप इंडिया में बोलते हैं, वो ट्रेडिशनल अपने लार्ज बैंक्स देखिए, लार्ज बैंकिंग कंपनीज, राइट, दे आर नॉट ट्रेडिशनल, दे आर यूजिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल। हमें लगता था कि, या बाजार में परसेप्शन था कि फिनटेक्स आएंगे और इनका मार्केट शेयर ले जाएंगे, एनबीएफसीज आएंगे, बैंक्स का मार्केट शेयर ले जाएंगे, बट आप देखिए लार्ज कंपनीज इतने एजाइल हो गए हैं कि दे आर एबल टू गिव यू ऑल द प्रोडक्ट जो आपके फिनटेक्स और बैंक्स दे सकते हैं। सो इंडिया की जो लार्ज कंपनीज है आर स्टिल नॉट वे डिफरेंट, और डिफरेंट एरा के नहीं है कि आप वरी करेंगे। डिफरेंट एरा के कंपनीज जहां पे ये जो आप जो डिसरप्शन से इंपैक्ट होते हैं, दैट सेट ऑफ कंपनीज आर नॉट वेरी लार्ज इन इंडिया। इनफैक्ट द लार्जेस्ट ऑफ द कंपनीज आर पॉसिबली इन्वेस्टिंग हाईएस्ट इन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सो ये नैरेटिव इंडिया के लिए रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज अपना इकोनॉमी पिछले 20-30 साल में ही बड़ा हुआ है। तो वी डोंट हैव कंपनीज विच आर जो पुरानी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स में है, एटलीस्ट इन द लार्ज मार्केट कैप स्पेसेस टुडे। सो इनकी एबिलिटी टू इन्वेस्ट इज हाई, इनका एक्विजिशन करने का कैपेसिटी ज्यादा है, इनके बुक्स पे लिवरेज नहीं है। अगर आप देखेंगे लार्ज कैप्स टुडे डोंट हैव एनी मटेरियल लोन्स और लिवरेज इन द बुक्स, तो उनका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ज्यादा है, एंड टैलेंट अट्रैक्शन एंड टैलेंट एक्विजिशन का इनके पास बहुत सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है वर्सेस लॉट ऑफ अदर कैटेगरीज। मैं नहीं कहता हूं कि मिड कैप में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मिड कैप भी सेंसिबल है, जस्ट दैट रिलेटिव वैल्यूएशन में आज के दिन ये स्पेस में जो आउट ऑफ फेवर हो गए, दीज आर आउट ऑफ फेवर ब्लू चिप्स एक्चुअली, और आई वुड से फॉरगॉटन ब्लू चिप्स व्हिच हैव हैपेंड बिकॉज दे हैव नॉट डन वेल इन द लास्ट 3 इयर्स। इन्वेस्टर्स उनको इग्नोर कर रहे हैं, वहां पे हमें लगता है कि वैल्यूएशन सेंसिबल हो गए। चलिए जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप चूंकि लार्ज कैप में और वो डेफिनेशन वाइज उस तरीके से, आपको थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं यार, मैं क्या करूं, मेरा जो डेफिनेशन वाइज ऐसा बना दिया गया है कि मैं, हो सकता है कोई बहुत अच्छी चीज़ हो तब भी मैं कैसे करूं, ऐसा कभी फील होता है क्या मन में चाय पीते हुए शाम को कि अरे यार अपन लार्ज कैप वाले, अल्ट्रा वाले क्या करें, ऐसा लगता कभी? नहीं सर, 70% कैप लार्ज कैप में है,
हाँ, ये क्यों आता है मुझे पता है कि जनरली लार्ज कैप में अल्फा एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती, लोगों को लगता है कि अल्फा नहीं है लार्ज कैप कैटेगरी में, राइट? हाँ, हमें लगता है कि अल्फा के लिए आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग नहीं करना पड़ेगा, राइट? अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे, स्टैंड अगेंस्ट द इंडेक्स लेंगे, राइट रिस्क लेंगे, तो लार्ज कैप में भी अल्फा अपॉर्चुनिटी है, मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है। तो अल्फा किसी कैटेगरी से ज्यादा कंस्ट्रेंट नहीं होता है, मे बी थोड़ी कम होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। अल्फा खाली पोजिशनिंग का होता है। अगर 3 साल 4 साल पहले अगर आप ओवरवेट इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पीएसयू में रहते हैं वर्सेस जो रिटेल बैंक्स थे, और वो एरिया में अगर आप देखेंगे तो वैसे प्रोडक्ट जो कि डिफरेंशिएटेड पोजीशनिंग कर पाए वो 3 साल 4 साल पहले, आज उनका आउट परफॉर्मेंस या अल्फा जनरेशन बहुत सिग्निफिकेंट है, चाहे वो लार्ज में हो, मिड में हो, स्मॉल में हो। सो पूरा अल्फा अपॉर्चुनिटी, इट इज जस्ट अबाउट आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या इंडेक्सिंग कर रहे हैं इन द माइंड एज अ फंड मैनेजर, दैट डिटरमाइंस इट रादर द कैटेगरी। सो हमें लगता है कि राइट पोजीशनिंग बैक्ड बाय स्ट्रांग रिसर्च, इससे अल्फा जनरेशन एबिलिटी लार्ज कैप कैटेगरी में भी रीजनेबल है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जो ब्रेक से वापस आएंगे तो शैलेश जी से एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे कि जो डिसरप्शन हो रहा है इंडस्ट्री में, उसको ये लोग कैसे प्ले अप कर रहे हैं, कैसे इसको समझ रहे हैं। स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के फंड मैनेजर और CIO शैलेश राजभान जी से। चूंकि आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल का जिक्र किया, तो उसमें एक बदलाव हो रहा है, मैं आपसे वो समझना चाहता हूँ, चूँकि आप लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, मैनेजमेंट से। आप देखिए तो बैंकिंग में अब बड़े लोन या कॉर्पोरेट लोन शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, वरना फिर वो दूसरे सेंस में लोग समझने लगते हैं। लॉन्ग टर्म के बिगर लोन्स बैंक भी नहीं देना चाहते, उनको लगता है 3 साल तक का लोन ठीक है। इसका मैसिवली अगर आप बिग पिक्चर देखें तो कंज्यूमर लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, इस पर सबकी दिलचस्पी है, सारी ग्रोथ इसी तरफ आ रही है। इवन बड़े बड़े बैंक गोल्ड लोन में भी कम्पीट कर रहे हैं, जो पुराने गोल्ड लोन वाली कंपनी उनकी भी ऐसी तैसी हो रही है, क्योंकि अब बैंक उतर गया है उस पर। ये एक बड़ा परिवर्तन है जो हम देख रहे हैं। अब इसमें दिक्कत कहाँ है, जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको रिलेट कर देता हूँ कि अगर एक बैंक कम्पीट कर रहा है किसी ऐसे फिनटेक से, तो उसकी पर एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो नया है उसके साथ कोई लेगेसी नहीं है, वो तो अपना एक मोपेड लेके जाता है और एक मोबाइल से सब कुछ कर देता है। आपको ब्रांच है, आपकी पर ब्रांच आपका कॉस्ट आ रही है, पर एम्प्लॉय आपकी कॉस्ट आ रही है। तो वो जो पहले मैंने सवाल पूछा था ना कि लीगेसी की वजह से आपके लिए एक हर्डल बनता है कहीं ना कहीं। ऑटो में भी आप देखिए, मैं पूरी ईवी कंपनी शुरू कर रहा हूँ स्क्रैच से, और आप पहले से आइस इंजन पे 10 लाख करोड़ लगा के बैठे हैं। ये एक चमत्कार या एक समस्या खड़ी हो रही है क्या, खासतौर पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के लिए? ये पॉइंट से हम रोज जूझते हैं। इट्स पॉसिबली ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखेंगे, उसमें सेट ऑफ कंपनीज होते हैं, जो कंपनीज चेंज हो रहे हैं। ये ट्रांसिशन एक दिन नहीं होता है ना, इट इज अ 5 ईयर, 10 ईयर, 7 ईयर जर्नी। तो ये जर्नी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, अभी हम देख रहे हैं, वी आर मीटिंग, समझिए हम पावर कंपनी से मिल रहे हैं, वो कोल में 0 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोल प्लांट में, बट 90% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स अगर जा रहे हैं अभी सोलर में। तो ये ट्रांसिशन पीरियड, द नेक्स्ट 3 to 5 years, इनका मिक्स पूरा चेंज हो जाएगा। तो लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज वो एफिशिएंट, जिसके मैनेजमेंट अजाइल है, जो कि अभी से इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है वो स्पेस में, उनके पास राइट टू विन है इन द डिसरप्टेड एरियाज आल्सो, और नए एरियाज में। तो इंडिया में डिसरप्ट करने को जो कैपिटल लगता है वो बहुत ज्यादा है, और इंटरनेशनली अभी वो कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, बिकॉज आपको पता है क्या हुआ है प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल स्पेस में। और वो कैपिटल का के कारण एग्जिस्टिंग कंपनीज, मुझे लगता है कि लार्ज एग्जिस्टिंग कंपनीज जिसके मैनेजमेंट केपेबल है, वो लोग ये न्यू टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करेंगे, वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और बहुत सारा वैल्यू दे विल रिटेन। अगर लेगेसी कंपनी होती है वो ये नहीं कर पाती है। सो अगर इंडियन मैनेजमेंट थिंक लाइक लेगेसी मैनेजमेंट, वो नहीं कर पाएंगे। बट हमें लगता है कि गुड नंबर ऑफ इंडियन कंपनीज आर प्रोग्रेसिव एंड उनका आउटलुक ऑन चेंज इज देयर, एंड हमें लगता है कि वो रैपिडली स्विच करेंगे जहां पे वो टिपिंग पॉइंट आएगा। जैसा आप देखेंगे, सोलर अगर कोई 15 साल पहले इन्वेस्ट कर देता तो आज उसका नुकसान हो जाता, बिकॉज वहां पे 6 रुपए पर यूनिट बेचना पड़ता। और आज अगर आप 2 रुपए करोगे, आज देखेंगे पूरे लेगेसी कंपनीज, आप देखेंगे पूरे कोल बेस्ड पावर कंपनीज, ऑल ऑफ देम सब इन्वेस्ट कर रहे हैं सोलर में, एंड दे आर कैप्चरिंग द न्यू अपॉर्चुनिटी। सो डिसरप्शन से इंडिया में डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अपना लेगेसी शेयर ऑफ कंपनीज बहुत कम है, एंड हम वो लेगेसी शेयर ऑफ कंपनीज को जनरली अवॉइड करेंगे in the portfolio construction process। तो बात सर घूम के वहाँ के आ गई डीप पॉकेट, यानी
जो सुई का युद्ध चल रहा है उसमें जिसके पास तलवार है वो जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास तलवार है और वो सुई वाले से आराम से जीत सकता है। चलिए, अब ये वाला डिस्कशन हमने काफ़ी किया, हमारे इन्वेस्टर्स ने समझ भी लिया होगा कि इस पूरे लार्ज कैप स्पेस में क्या हो रहा है। सर, इस समय बहुत सारे सेक्टर्स में, अभी हम लोगों ने पावर के आपने जिक्र किया, पावर में, ऑटो में, बैंक में, स्टेपल में, इवन एंटरटेनमेंट में, टेलीकॉम में बहुत बदलाव हो रहे हैं सब में। आपके हिसाब से इस समय टॉप सेक्टर कौन है जो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाएगा? आज के प्योर ग्रोथ एंगल से देखेंगे आप, इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से वेयर बड़ा ग्रोथ आएगा, बैंकिंग विल बी लीडिंग द स्पेस, बिकॉज बैंकिंग पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल बिना बैंक्स के हो ही नहीं सकता है, बिकॉज उनके पास ही इंडिया का कैपिटल है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कंजम्पशन साइड भी 3-4 साल से काफी सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत सारे स्टॉक्स फ्लैट है, तो वहां पे वैल्यूएशन बहुत सस्ते नहीं है, बट वहां पे अर्निंग ग्रोथ 12-15% कंपाउंडिंग 10-15 साल आने की काफी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज बहुत सारे कैटेगरीज में इंडिया में अंडर पेनिट्रेशन है। तो कंजम्पशन में, स्टेपल्स में भी है, कंजम्पशन में ड्यूरेबल्स, डिस्क्रिशनरी साइड भी है, ऑटो में भी है। लग्जरी कैटेगरीज जो है, जो कि ज्यादा रिप्रेजेंटेड नहीं है इंडिया में, वहां पे तो आपको पता है कि कैसा रैपिड ग्रोथ हो रहा है। सो हर एक सेगमेंट में देयर इज अ मीनिंगफुल अपशिफ्ट हैपनिंग। इंडिया का ब्यूटी क्या है कि आप मोर कंज्यूमर्स आ रहे हैं, they are paying more or they have more ability to pay and they are buying more also, so number of consumers are more, they are paying more, तो premiumization हो रहा है, and quantity में भी they are buying more and consuming। तो इंडिया की 3 levers of growth है in each of these areas। so financial banking is a big area, second है आपका financial services within that, आपका consumer consumption staples as well as durable side, इसमें ऑटो आ जाएगा, डिस्क्रिशनरी सब आ जाएंगे, एंड फार्मास्यूटिकल्स एज अ सेक्टर आल्सो बहुत सिग्निफिकेंटली अट्रैक्टिवली पोजीशनड है, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स है आउट ऑफ इंडिया, एंड द नीड ऑफ इंडिया, मतलब आपको देखेंगे, अगर आप उसमें देखेंगे तो इंडिया में 30 करोड़ लोग हैं जो आज के दिन 50 इयर्स के ऊपर एज में है, एंड वो इटसेल्फ इज द 4th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। तो वो फार्मा के लिए एक बड़ा मार्केट जैसे एक्सपैंड होते रहेगा। सो अगले 5-10 साल के व्यू से अगर देखेंगे तो ये 4 सेक्टर में मटेरियल अपॉर्चुनिटी है, एंड एक पावर स्पेस है जहां पे अगले 3-4 साल एक मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद शायद वो प्योर यूटिलिटी फॉर्म में आ जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट 3-4 साल का ग्रोथ वहां पे भी मटेरियल है। इंटरेस्टिंग। शैलेश सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर कोई अमीर बड़ी कंपनी है और वो कोई बड़ी गलती नहीं करती और समय के साथ अपने को बदलती है, तो उसकी जीत को कोई रोक नहीं सकता है। ये इतने सारे मैंने जो टेढ़े मेढ़े सवाल इसीलिए पूछे कि वो कन्विक्शन होना चाहिए फंड मैनेजर के अंदर। तो शैलेश सर ने बहुत अच्छे समझाया। और अगर आप 7 ट्रिलियन की इकॉनमी की कल्पना करते हैं, भारत में विश्वास रखते हैं, तो फिर बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो प्रॉक्सी होता है। शैलेश सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो भी दर्शक ये शो देख रहे हैं, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है अच्छे शेयर में निवेश करने का, वेल्थ क्रिएट करने का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर किसी एक नए फंड और एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। इस हफ्ते के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।